ठीक है, तो फिर आज कॉस्टिंग में अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हमने दो टॉपिक्स खत्म कर दिए थे प्रोसेस में। पहला हमने किया था सिंपल प्रोसेस, दूसरा हमने किया था पिछली क्लास में इंटर प्रोसेस प्रोसेस। ठीक है, लास्ट इसमें जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्ट। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था वहां क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि सिंपल प्रोसेस का क्वेश्चन है, इंटर प्रोसेस का क्वेश्चन है या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। तो कैसे पता लगेगा कि तीनों में से कौन से मेथड का क्वेश्चन हमें दिया गया है? अगर सिंपल प्रोसेस का क्वेश्चन दिया गया होगा तो कैसे पता लगेगा कि ये जो गिवन क्वेश्चन है वो सिंपल प्रोसेस का है? अगर गुड्स एक से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर किए गए हैं और ट्रांसफर अगर कॉस्ट प्राइस पे की गई है तो वहां से पता लगता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो सिंपल प्रोसेस का दिया गया है। और मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि सिंपल प्रोसेस अगर होगा तो उसमें ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया गया होगा। ठीक है जी। दूसरा इंटर प्रोसेस प्रोसेस हमने किया था, उसमें भी स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो वो नहीं गिवन था। पर डिफरेंस क्या था, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो गुड्स ट्रांसफर होते थे वो इंक्लूडिंग प्रॉफिट किए जाते। ठीक है जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा, कैसे पता लग जाएगा? इफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आर गिवन। अगर क्वेश्चन में कहीं आपको ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP उसने दे दिया तो इसका मतलब 100% वो क्वेश्चन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के कंसेप्ट पे सॉल्व करके दिखाया जाए। चलिए, अब नाम से कोई मुझे बता सकता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, हाँ, प्रोपोर्शनेट या इक्वल टू प्रोडक्शन की बात करते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज इक्वल टू 500 यूनिट्स आपको दिया गया है, जिसपे वो कहता है मटीरियल इक्वल टू 80%, लेबर इज इक्वल टू 60% और ओवरहेड इक्वल टू 40% का खर्चा हम लगा चुके हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 500 यूनिट्स का इस कंपनी के पास अभी भी बचा हुआ है जिसपे काम चल रहा है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस वही होता है ना, सेमी फिनिश गुड्स जिसको हम बोलते हैं, जिसपे काम अभी भी इन प्रोसेस है, चल रहा है। तो ऐसा हो गया था 500 यूनिट से जिसपे काम क्लोजिंग डेट पे चल रहा था, जिसपे वो कहता है मटेरियल का 80% हिस्सा लगा दिया गया था, लेबर का 60% हिस्सा लगा दिया गया था और ओवरहेड का 40% हिस्सा लगा दिया गया। अगर टोटल 100% मैं बोल दूं तीनों का तो वो फिनिश गुड्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर टोटल मटेरियल लगा दिए, टोटल लेबर लगा दिया और टोटल खर्चे लगा दिए तो इसका मतलब वो यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर कोई परसेंटेजेस लगनी बाकी हैं तो वहीं से पता लगता है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस की बात की जा रही है, क्योंकि इस पे अभी पूरा मटेरियल, पूरा लेबर या पूरे ओवरहेड्स नहीं लगे हैं। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? 80% मटेरियल लगा है, कितने यूनिट्स पे? 500 यूनिट्स पे। तो अगर मैं 500 यूनिट्स का 80% करता हूं, ये जो आंसर आता है 400 यूनिट, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये तो समझ आए कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। जो भी यूनिट्स हैं उसके ऊपर परसेंटेज कंप्लीशन आपने अप्लाई कर देना है, वो तो उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का आंसर निकल जाएगा। पर इसका मतलब क्या? एक्चुअली जो मेरा स्टॉक है 500 यूनिट, 500 यूनिट से जो भी मटेरियल लगा है, अगर ये वाला जो मटेरियल, जो भी 80% के मटेरियल का खर्चा था, ये सारा का सारा खर्चा अगर मैं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा देता तो उससे कितने फिनिश गुड्स के यूनिट्स बना सकता था? 400 इक्वल टू फिनिश गुड्स के यूनिट्स बना सकता था। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन उसी को बोलते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस का उतने खर्चे से कितने फिनिश गुड्स बनाए जा सकते। ये 500 यूनिट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कहता हूं आपके मटेरियल लगता है 80 रुपए पर यूनिट, लेबर लगती है सिर्फ 20 रुपए पर यूनिट और ओवरहेड्स आप, ठीक है, तो जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मटेरियल लगते हैं 80 रुपए पर यूनिट, लेबर लगती है 20 रुपए पर यूनिट और ओवरहेड्स आप लगाते हैं 30 रुपए पर यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ये सारे खर्चे आप इंक्लूड करते हैं। ठीक ठीक है जी। अब मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपको WIP का गिवन है उस पे मटेरियल 80% लगा है, ठीक है, लेबर 60% लगी है और ओवरहेड्स आपके 40% लगे। तो टोटल मटेरियल कितना है? अगर फिनिश गुड्स बना देता हूं 80 रुपए का, यहां पर सिर्फ उसका 80% मतलब 64 रुपीज पर यूनिट लगा है। ऐसे लेबर टोटल 20 रुपए लगती है फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, पर यहां पर 20%, 12 रुपए पर यूनिट की लेबर लगी है, ओवरहेड 40%, तो टोटल ओवरहेड 30 रुपए लगते हैं, तो उसका
40% अभी हमने लगाया है, इसका मतलब 12 रुपए पर यूनिट हमारे ओवरहेड्स के भी लगते हैं। ठीक है, ये पर यूनिट की हमने बात की है, एक एक यूनिट के ऊपर। पर इसके कितने यूनिट हैं? 500, तो इसको सबको 500 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 6000, ये भी होगा आपका 6000, और ये आपका होगा 32,000। ठीक है, तो इस 500 यूनिट से अभी तक मटेरियल का 32,000 का खर्चा लगा है। अगर ये फिनिश गुड्स होता तो कितना लगता? 500 इंटू 80 40,000 का लगता, पर अभी तक 32,000 का खर्चा लगा है। ऐसे लेबर अगर ये कंप्लीट हो जाते तो 500 इंटू 20 10,000 का खर्चा लगता, पर अभी तक सिर्फ 6,000 का खर्चा लगा है। सेम ऐसे ओवरहेड अगर कंप्लीट होते तो 500 इंटू 30 15,000 का खर्चा लगता, पर अभी तक 40% दैट इज इक्वल टू 6,000 का खर्चा ही यहाँ पर हमने इंक्लूड किया। ठीक है जी, अब इस खर्चे में, इस वैल्यू में अगर इस खर्चे से मैं फिनिश गुड्स बनाने स्टार्ट करता, कि अगर 32,000 ही मुझे अपने मटेरियल के लिए लगाना होता और इससे फिनिश गुड्स बनाने होते, तो मैं फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स बना सकता था मटेरियल से? 32,000 की वैल्यू मैंने खर्चा किया, ठीक है, 32,000 का खर्चा किया, 80 रुपए फिनिश गुड्स को बनाने पर लगते हैं, तो इसका मतलब 400 यूनिट्स बनाए जा सकते थे। जैसे लेबर की बात करते हैं, लेबर का 6,000 का खर्चा है, ये 6,000 का 6,000 अगर मैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए लगाता, तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाने के लिए 20 रुपए लगते हैं, तो इसका मतलब 300 यूनिट्स बन जाते हैं इसके। और ऐसे ओवरहेड्स की बात करें, ओवरहेड्स पे भी 6,000 का खर्चा लगा है, अगर फिनिश गुड्स ही बनाता तो 30 रुपए का खर्चा फिनिश गुड्स पर लगता, तो उसके 200 यूनिट्स में बना पाता। तो इस चीज को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोला जाता है, कि उसी खर्चे से अगर फिनिश गुड्स बनते तो कितने यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाए जा सकते हैं। वहां पर मैंने तो ये आपके सामने एग्जांपल बना दिया, आपको लगता है सर तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने एग्जांपल बना के समझा दिया। वहां हम कैसे पेपर में यहां तक ये कैलकुलेट करेंगे कि इक्विवेलेंट 400 300 और 200 यूनिट्स आएंगे। ठीक है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपको क्लोजिंग स्टॉक WIP के 500 यूनिट्स दिए गए थे, जिसपे उसने बोला था मटेरियल लगा है 80% का, लेबर लगी है 60% की, और ओवरहेड्स लगे हैं 40%। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए क्या करें, 500 यूनिट्स पे ये परसेंटेजेस अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स का आंसर निकल जाएगा। ये होता है 400 यूनिट्स, ये होता है 300 यूनिट्स, ये होता है 200 यूनिट, ये हमने कैलकुलेट किया है। तो आप डायरेक्टली यूनिट्स के ऊपर वो परसेंटेज कंप्लीशन अप्लाई कर देंगे, तो आपके डायरेक्टली इक्विवेलेंट यूनिट्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहां से आप इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 21 जो आपकी स्क्रीन पे है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पहला टॉपिक जो इस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, या फर्स्ट केस आप इसको बोल सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, व्हेन ओनली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक WIP का दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP की बात नहीं की गई है। नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड, इन प्रोसेस मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वही आपको गिवन है, तो उसको अब किस तरह से सॉल्व करना है वो एक बार हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि कैसे पता लगा कि क्वेश्चन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का है। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिख गया, चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो, तो वहां से डायरेक्टली पता लग जाएगा क्वेश्चन WIP का है और वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के कंसेप्ट पे सॉल्व होने वाला है। ठीक है जी, अब ओपनिंग है नहीं है वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है कि सिर्फ क्लोजिंग की वैल्यू है या ओपनिंग भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ क्लोजिंग WIP आपको दिया गया है। अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है, 4 स्टेप्स में आपने उसको सॉल्व करना है, चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है चाहे दोनों वैल्यूज। ठीक, जिसमें स्टेप नंबर 1 आपका होता है दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है जी, 4 स्टेप्स में आपको बोल रहा हूं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन आपने सॉल्व करके दिखाना है, जिसमें स्टेप नंबर 1 है अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। एक बार देख लीजिएगा कितने कॉलम्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्टार्ट करिएगा। पहला कॉलम आपने बनाना है इनपुट का, दूसरा कॉलम आपने बनाना है आउटपुट का, उसके बाद आपने उतने कॉलम्स बनाने हैं जितने खर्चे आपको क्वेश्चन में दिए गए। एक बार देख के बताएंगे इस गिवन क्वेश्चन में कितने एक्सपेंसेस आपको या क्या क्या एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं मटेरियल्स गिवन है, लेबर गिवन है और ओवरहेड्स आपको दिए गए हैं, तो 3 तरह का खर्चा दिया गया है। तो जितने खर्चे हैं तो हर खर्चे का एक रिस्पेक्टिव कॉलम आपने बना देना है, मटेरियल, लेबर
एंड ओवरहेड, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इसको फर्दर आप सेग्रीगेट कर देंगे परसेंटेज एंड यूनिट, ऐसे परसेंटेज एंड यूनिट, इसको भी परसेंटेज एंड यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं स्टेटमेंट अब लिखने लगा हूं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इंक्लूड्स ओनली यूनिट्स एंड नो मॉनेटरी वैल्यू। इस पूरी स्टेटमेंट में मैं सिर्फ यूनिट्स को उठा के कैलकुलेशन करने वाला हूं, इसमें कोई भी अमाउंट हमने यूज नहीं करनी है। ठीक है, चाहे मैं इनपुट की बात करूं, आउटपुट की बात करूं या खर्चों की बात करूं, इन सब में मैं यूनिट्स ही डालने वाला हूं। इसमें पूरे टेबल में कहीं भी कोई अमाउंट या मॉनेटरी वैल्यू को आपने इंक्लूड नहीं करना। तो अब स्टार्ट करते हैं टेबल, एक बार देख के बताएंगे इनपुट में कितने यूनिट्स आपको दिए गए हैं। आपको पहला पॉइंट गिवन है नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है इनपुट जो हमने किया है। तो इनपुट के आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 4000 यूनिट। जो क्वेश्चन ऊपर रुपीज लिखा है वो गलत प्रिंट हो गया है, कि अगर आप स्टेटमेंट देखिए उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स ही लिखा है उसने। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस तो आपको दिया है दैट इज इक्वल टू 4000 यूनिट। अब आउटपुट कॉलम में क्या क्या चीजें आपने यूज करनी है। पहली चीज जो आप इंक्लूड करेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। देखना जी कहीं आपको नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ बताया है। अच्छा 100 यूनिट्स के बारे में ध्यान रखना है, दोबारा से यूनिट्स ही डालने, वैल्यू नहीं डालनी। तो नॉर्मल लॉस आप कहते हैं क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 100 यूनिट। ठीक है, आउटपुट या फिनिश गुड्स हमारे कितने थे। ठीक है, आउटपुट या जिसको फिनिश गुड्स बोलते हैं वो कितने थे। यूनिट्स कंप्लीटेड के नाम से गिवन हो सकता है। ये कंप्लीटेड का मतलब जो फिनिश कर दें। 3500 यूनिट्स आप कहते हैं गिवन है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, 400 गिवन है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं ये आपने डालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनपुट और आउटपुट के कॉलम को मैच करना है। ठीक है, और ये टैली हो जाना जरूरी है। तो यहां पर आता है 4000 और यहां पर भी आ जाता है 4000। तो इसका मतलब आउटपुट कॉलम में और कुछ नहीं आएगा, ये मेरा बैलेंस यहां पर होके खत्म हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल क्लोजिंग 400 की जगह आपको 300 दिए होते तो 4000 बनाने के लिए 100 यूनिट्स यहां पर कम रह जाते। ठीक है, 4000 बनाने के लिए यहाँ 100 यूनिट्स कम रह जाते। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको हम अब नॉर्मल लॉस के नाम से बैलेंस करके दिखा देंगे। अगर आप कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 400 की जगह 600 यूनिट दिए गए होते क्वेश्चन में, तो यहां कितना बन जाता 4200 और यहां हो जाता 4000। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां नहीं लिखनी, यही लिखनी है माइनस के फॉर्म में, माइनस अब नॉर्मल गेन दैट इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। ठीक है, इनपुट साइड पे शॉर्टेज आएगी तो वो अब नॉर्मल गेन होता है और यहां पर नहीं लिखना है, यहीं से रिड्यूस करके दिखाना है। अगर आउटपुट साइड पे शॉर्टेज होगी तो अब नॉर्मल लॉस होगा, तो नॉर्मली उसको ऐड करके इनपुट और आउटपुट कॉलम को टैली करके दिखा दिया जाए। अब आगे हमने लिखा है परसेंटेज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट। तो परसेंटेजेस क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट करके वो ही लिखते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके नीचे लिखना स्टार्ट करिए, ये परसेंटेजेस क्या क्या डालनी है। पॉइंट नंबर 1, परसेंटेज कंप्लीशन फॉर नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज निल। ठीक है, वो कहता है परसेंटेज अब नॉर्मल लॉस की हमेशा ही जीरो लेनी है, चाहे वो मटेरियल्स हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओवरहेड्स हो। तो 100 का 0% मतलब 0 यूनिट्स, 100 का 0% मतलब इक्विवेलेंट 0 यूनिट्स, 100 का 0% मतलब इक्विवेलेंट 0 यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस को हमेशा ही निल दिखाना है। नॉर्मल लॉस आगे भी कहीं आपने इंक्लूड करके नहीं दिखाना, सिर्फ आउटपुट कॉलम में लिख के कहीं पर खत्म करके दिखा दिया जाए। चल सेकंड पॉइंट लिखते हैं, परसेंटेज कंप्लीशन और फिनिश गुड्स इज ऑलवेज 100%। लिख के कोई मुझे एक्सप्लेन करके बताएगा ऐसा क्यों मैंने लिखा है या ऐसा क्यों होता है। उस पर टोटल काम खत्म हो गया है। बिल्कुल, जो उसका 100% मटेरियल भी लग गए, उस पर 100% लेबर भी लग गई, उस पर 100% ओवरहेड भी लग गए। इसलिए फिनिश गुड पे हर खर्चे का 100% आपने इंक्लूड करके दिखाना है, क्योंकि फिनिश हुए हैं तो इसका मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग टोटल खर्चा उस पर इंक्लूड करके दिखा दिया गया। तो 3500 का 100% तो इक्विवेलेंट 3500 यूनिट, 35 का 100% इक्विवेलेंट टू 3500 यूनिट, 35 का 100% दैट इज इक्विवेलेंट टू 3500 यूनिट। पॉइंट नंबर 3, परसेंटेज कंप्लीशन और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विल ऑलवेज बी गिवन। इसमें हमने अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्लोजिंग WIP की परसेंटेज क्वेश्चन में दी गई होगी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन के नाम से गिवन हो सकता है, परसेंटेज कंप्लीशन के नाम से गिवन हो सकता है, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन गिवन है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का अगला पॉइंट है, तो इसका मतलब वो उसी के साथ आपको दिया है क्या क्या वैल्यूज हैं।
80%, 50% ऑफ लेबर, ओवरहेड्स भी आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 50%। 400 का 80% मीन्स 320 इक्विवेलेंट यूनिट, 400 का 50% इक्विवेलेंट टू 200 यूनिट, और 400 का 50% इक्विवेलेंट टू 200 यूनिट्स ऑफ फिनिश। ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया था इक्विवेलेंट यूनिट्स बोलते हैं। तो इन 400 यूनिट्स पे जो इतना खर्चा लगा है उसे इक्विवेलेंट टू 320 यूनिट्स बनाए जा सकते थे, एंड सो ऑन। चले पॉइंट नंबर 4, परसेंटेज कंप्लीशन फॉर अबनॉर्मल लॉस। इस क्वेश्चन में नहीं है, पर मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग वगैरह आ भी सकता है। तो परसेंटेज कंप्लीशन फॉर अबनॉर्मल लॉस विल आइदर बी गिवन और 100%। या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर गिवन है तो वही आपने यूज करनी है, तो 100% का कंसेप्ट भूल जाइए। अगर अबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज कंप्लीशन क्वेश्चन में नहीं दी तो सब खर्चों के लिए 100% आप इसको इंक्लूड करके दिखा दें। ठीक है जी, चले लास्ट पॉइंट, परसेंटेज कंप्लीशन अबनॉर्मल गेन विल ऑलवेज बी 100%। अबनॉर्मल गेन अगर आपका आता है, फॉर एग्जांपल यहां पर आपने अबनॉर्मल गेन लिखा था माइनस करके 100 यूनिट्स का, तो सबके लिए आपने 100% इंक्लूड करके दिखाना है। इसकी परसेंटेज कंप्लीशन क्वेश्चन में नहीं ढूंढनी, ध्यान रखना है। यहां नेगेटिव है तो हर कॉलम में इसको नेगेटिव फॉर्म में ही इंक्लूड करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स या 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि परसेंटेज कंप्लीशन आउटपुट कॉलम की किस तरह से आपने इंक्लूड करके दिखानी। ठीक है, तो सारी परसेंटेजेस डालने के बाद टोटल करते हैं। तो मटेरियल्स का टोटल आ जाता है 3820, लेबर का आ जाता है 3700, ओवरहेड्स का भी आ जाता है दैट इज इक्वल टू 3700। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 खत्म होता है। ठीक है, 3820 हमने जो निकाला है, दिस इज द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल के खर्चे से हम टोटल 3820 फिनिश गुड्स के यूनिट्स बना सकते थे। इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर है कि लेबर के इतने खर्चे से टोटल 3700 फिनिश गुड्स के यूनिट्स बना सकते थे। ऐसे ही आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड्स बन जाता है कि ओवरहेड्स के इतने खर्चे से इतने 3700 के फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। स्टेप नंबर 2 आपका आता है अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, स्टेप नंबर 2 अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट आपने किसका निकालना है, जितने भी खर्चे क्वेश्चन में गिवन होंगे तो हर खर्चे के लिए कॉस्ट पर यूनिट स्टेप नंबर 2 में आपने कैलकुलेट करके बताना। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे मटेरियल्स पर यूनिट, मुझे लेबर पर यूनिट और मुझे ओवरहेड्स पर यूनिट का आंसर कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल्स पर यूनिट, फॉर्मूला लिखते हैं वैल्यू ऑफ मटेरियल माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, लिख लीजिएगा एक बार फॉर्मूला। तो मटेरियल्स पर यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है द वैल्यू ऑफ मटेरियल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। तो एक बार देख के बताएंगे क्वेश्चन में मटेरियल्स की वैल्यू क्या दी गई है। गिवन है द वैल्यू ऑफ स्क्रैप 1 रुपीज पर यूनिट, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स 7740, वेजेस 1100 एंड ओवरहेड 3700। ये चीजें आपको दी गई है। ठीक है, तो मटेरियल्स की वैल्यू आपने बोली कितना 7740 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस। ये जो 100 यूनिट्स है इसकी स्क्रैप वैल्यू, तो नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट से 1 यूनिट की स्क्रैप वैल्यू देख के बताना थी क्वेश्चन में क्या है 1 रुपी पर यूनिट। ठीक है, 1 रुपी पर यूनिट, तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू टोटल कितनी बन जाती है दैट इज 100 रुपीज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल जो मैंने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किए थे, और वो है हमारी वैल्यू 3820। देख के बताना है क्या बन जाती है 2 रुपीज पर यूनिट, 7640 डिवाइडेड बाय 3820 दैट कम्स टू 2 रुपीज पर यूनिट। जरूरी नहीं आंसर हमेशा प्रॉपर फिगर में आएगा, कुछ भी आंसर निकल सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है। सेकंड जो हमें खर्चा गिवन है लेबर पर यूनिट, उसका आंसर कैलकुलेट करना है दैट इज वैल्यू ऑफ लेबर। लेबर की तो स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, तो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर। तो लेबर देख के बताना जी क्वेश्चन में कितने गिवन है 11100, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने दैट इज इक्वल टू 3700, तो 3700 से डिवाइड करते हैं तो दिस कम्स टू 3 रुपीज पर यूनिट। क्लियर है जी ये चीज। सेम ऐसे ओवरहेड्स की बात करें, ओवरहेड्स पर यूनिट आपने कैलकुलेट करने हैं, तो वैल्यू ऑफ ओवरहेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड्स आपने बोला 7400 गिवन है, इक्विवेलेंट यूनिट 3700,
तो ये भी आपका आंसर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 2 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पर मेरा स्टेप नंबर 2 खत्म हो जाएगा, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप नंबर 3 हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हमारा जो है दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। पहले तो बात करते हैं कि वैल्यूएशन किसकी हमें करनी है। हमें पूरे आउटपुट कॉलम की वैल्यूएशन करनी है एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल लॉस। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पूरे आउटपुट कॉलम की आपने करनी है एक्सेप्ट द नॉर्मल लॉस। तो आउटपुट के कॉलम में देखें क्या है, नॉर्मल लॉस को छोड़ देते हैं। इसका मतलब फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करनी है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन करनी है। अब नॉर्मल लॉस होगा तो उसकी वैल्यूएशन करनी है, अब नॉर्मल गेन होगा तो उसकी वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, तो इन चीजों की वैल्यूएशन आपको करके दिखानी है। तो यहां पर हमारे पास पहली चीज है दैट इज द फिनिश गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स पे 3 तरह का खर्चा आपको दिया गया है, मटेरियल्स का, लेबर का, ओवरहेड। ठीक है, ध्यान से इसको समझना। फिनिश गुड्स पे 3 तरह का खर्चा है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। यूनिट्स में यहां से यूज करूंगा। मटेरियल के कितने यूनिट्स हैं, 3500। लेबर के कितने यूनिट्स हैं, दैट इज 3500। ओवरहेड्स के कितने यूनिट्स हैं, दैट इज ऑल्सो 3500। ठीक है, फिनिश गुड्स के सामने जो मटेरियल्स में, लेबर में और ओवरहेड्स में यूनिट्स थे मैंने वो लिख के दिखा दिए हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, मटेरियल्स पर यूनिट, लेबर पर यूनिट और ओवरहेड्स पर यूनिट। तो मटेरियल्स को मटेरियल्स पर यूनिट से, लेबर को लेबर पर यूनिट से, ओवरहेड्स को ओवरहेड पर यूनिट। तो देखें क्या वैल्यू बन जाती है, 7000, 10500 एंड दिस इज ऑल्सो 7000। तो ये बन गया हमारा 24500। ये हमारी वैल्यू निकल जाती है, दैट इज द वैल्यू फॉर फिनिश। ऐसी अगली चीज है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। इस पे भी मटेरियल्स है, लेबर है और ओवरहेड। यूनिट्स यहां से उठाते हैं, मटेरियल्स में 320 यूनिट्स, लेबर में 200 यूनिट्स, ओवरहेड्स में भी 200 यूनिट्स। पर यूनिट स्टेप नंबर 2 से मटेरियल्स 2 रुपए, लेबर 3 रुपए, ओवरहेड्स 2 रुपए। तो ये 400, 600 और 640। तो ये टोटल बन जाता है आपका 1640 रुपीज। तो ये हमारी वैल्यू बन जाती है, दैट इज द वैल्यू फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसे ही अगर अब नॉर्मल लॉस होगा या अब नॉर्मल गेन होगा, उसकी वैल्यूएशन यहां पर आप करके दिखा देंगे। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, दैट इज द प्रोसेस अकाउंट। जैसे हम पहले बनाते थे, और यूनिट का कॉलम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो 2 कॉलम्स यूनिट और वैल्यू का बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, सब कुछ वैसे ही जैसे हमने सिंपल प्रोसेस में किया था। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड पे आपके इनकम्स एंड गेन्स। तो देखें क्या क्या है, 2 मटेरियल्स जिसको हम इनपुट बोला करते हैं। इनपुट मैंने किए थे 4000 यूनिट्स, जिसकी टोटल वैल्यू मटेरियल्स की क्या दी गई थी, दैट वाज 7740 रुपीज। उसके बाद 2 लेबर, लेबर का खर्चा मुझे क्वेश्चन में दिया गया था, दैट वाज 11100। लेबर के यूनिट्स नहीं होते। ऐसी ओवरहेड, ओवरहेड का खर्चा मुझे क्वेश्चन में दिया गया था, दैट वाज 7400। बाय साइड पे हम डाला करते थे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट से, जिसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज। ध्यान रखना है वैल्यू का मतलब यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू हमने लिखा है। ठीक है, जो कि 100 हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, 100 into 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखा करते थे, फिनिश गुड्स या आउटपुट। ठीक है, आउटपुट या फिनिश गुड्स वो हमने कैलकुलेट किए थे 3500 यूनिट, जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, दैट वाज 24500। ठीक है, यूनिट्स यहां से उठा लिए हैं, वैल्यूएशन यहां पर मैंने की थी, तो 3500 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू मैंने निकाली थी 24500। बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, यूनिट्स यहां से उठाते हैं, दैट इज 400। वैल्यूएशन यहां से उठा लेते हैं, दैट इज 1640। उसको यहां पर इंक्लूड करके दिखा देते हैं। अब नॉर्मल लॉस होता है, तो अगर आपको याद है तो अब नॉर्मल लॉस यहां पर लिख के दिखाया जाता है। यूनिट्स यहां से उठा लेते हैं, वैल्यूएशन यहां पर की गई होती, तो यूनिट्स और वैल्यू लिख के दिखा देते। अब नॉर्मल गेन आया होगा तो 2 साइड पे लिखना है, तो अब नॉर्मल गेन, यूनिट्स आप यहां से उठा लेते हैं, वैल्यूएशन कॉलम से आप उसकी वैल्यूज यूज कर लेते हैं। उसके बाद ये आपका टोटल टैली हो जाना चाहिए, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा।